अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और यकीनन जिंदगी के लिए सांस लेना, हंसी खुशी उसको गुजारना बहुत अहम है। लेकिन जिस तरह हम कहते हैं ना कि बहुत सारी वबाई अमराज की वजह से भी और लोगों की बनाई हुई मुश्किलों की वजह से हमारा सांस लेना दोभर हुआ है। अगर आप भी इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए है, क्योंकि पूरी दुनिया में दिस इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। यानी जो पूरा माहौलियाती निजाम है, अल्लाह ताला ने उसको एक जबरदस्त तरीके से तख्लीक किया है। यकीनन कि हमारी दुनिया के इर्द गिर्द एक लेयर मौजूद है और उसके नीचे जो एटमॉस्फेयर है वो यकीनन आपके लिए मौजूद तरीन है। लेकिन इंसान की जो एक्टिविटीज रही हैं, चाहे अगर हम बात करें हमारी मईशत से रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज है, हमारी रोजमर्रा के काम है, और खास तौर पे जब इंसान ने कारोबारी दुनिया में कदम रखा, यानी दुनिया भर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, हमारी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ने यकीनन जो ऑफसेट एनवायरनमेंट को किया, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ महीनों की बात नहीं है, चंद सालों की बात नहीं है। हमारा ये रवैया कई दिहाइयों, कई सदियों पे मुहित है। और यकीनन इसके जो असरात हैं वो आज हम देख रहे हैं। आप सबके पास जो स्मार्टफोन है वो बार बार हमें ये इशारा करता है कि हमारी जो इर्द गिर्द की हवा है, हमारा जो फिजा है हमारे इर्द गिर्द, एयर क्वालिटी है, वो सांस लेने के लिए या इंसानी सेहत के लिए मौजूद नहीं है। अच्छा, इसमें बहुत सारे और से ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है। क्या आपको पता है कि जो डिओड्रेंट आप इस्तेमाल करते हैं, जो प्रेशराइज कैन्स में वो आता है, उसमें भी जो जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका जो इखराज है वो एनवायरनमेंट के लिए बुरा है। इसके अलावा हमने कोविड के दिनों में देखा कि जब फ्लाइट्स बंद हुई, एक तरह से फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन रुकी, तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है ये अपने आप में ये सलाहियत रखता है कि वो अपने आप को हील कर सकता है। ओजोन लेयर में होने वाला जो सुराख है उसने अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर यकीनन दुनिया की जो 7 अरब से ज्यादा की आबादी है, उसका पेट भी भरना है, उसके लिए फैक्ट्रियों ने भी चलना है। जब आहिस्ता आहिस्ता हम कोविड से निकल के दोबारा अपने उसी तर्ज जिंदगी की तरफ आए, तो आज फिर हम उसी तरह का नुकसान अपनी ओजोन लेयर को कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में मुझे अगर आप बिग बैंग थ्योरी के फैंस हों तो शेल्डन की एक सेइंग बड़ी पसंद है। क्या आपको पता है कि अगर दुनिया के ग्रेविटी के निजाम को देखा जाए, अगर ये ग्रेविटी थोड़ी सी भी शिद्दत में ज्यादा होती तो पूरी यूनिवर्स, प्लैनेट्स, चीजें सिमट कर आपकी तरफ कशिश की वजह से आ जाते और पूरा निजाम धर्म भरम हो जाता। द अर्थ वुड हैव एंडेड, आवर सोलर सिस्टम वुड हैव एंडेड। और ऑन द अदर हैंड, अगर इसकी शिद्दत, जो इसका फॉर्मूला इस वक्त है हमारी ग्रेविटी का, अगर वो जरा सा भी कम होता तो भी हमारी पूरी की पूरी कायनात, खुसूसन हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो बिखर जाता। तो कहने का मकसद ये है कि खालिक की कायनात ने बड़ा सोच समझकर, बहुत मोहब्बत के साथ हमारे इस पूरे कुर्राए आज़म को तख्लीक किया है। और यकीनन इंसान का इसके अंदर एक रोल है, अपना नायब बनाकर भेजा है। तो हमारी हर एक्टिविटी, हमारा किया हुआ हर अमल किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को, एक दूसरे को अफेक्ट करता है, ये बड़ा अहम है। सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से, यानी द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने दिसंबर 1994 से हर साल 16 सितंबर को ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था। ये तह सूरज की खतरनाक शुआओं को बराह रास्त जमीन पर आने से रोके हुए है। ओजोन की तह का 90% हिस्सा जमीन की सतह से 15 था 55 किलोमीटर ऊपर बलाई फिजा में पाया जाता है। सन 1970 में मुख्तलिफ तहकीकात से पता चला कि इंसानों के बनाए हुए मुरक्कबात की जहरीली गैसेस ओजोन की तह को तबाह कर रही हैं। तबाही से मुराद इसकी मोटाई में कमी होना या इसमें शगाफ पड़ना है। सन 1974 में अमरीकी माहिरीन माहौलियात ने ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आगाही की जरूरत पर जोर देते हुए वाज़ेह किया कि ओजोन की तह को लाहक खतरात के बाइस अगले 75 सालों में इस तह का खात्मा हो सकता है। जी जनाब, कई दफ़ा ये बात की जाती है कि जब आप मशवरा किसी को दे रहे होते हैं, हमें तो याद है ए लेवल्स में एक फेमस स्पीच की गई थी, वेयर सनस्क्रीन, यानी जिंदगी में सबसे अहम चीज है कि सनस्क्रीन लगाएं। क्यों? क्योंकि स्किन कैंसर का भी खदशा है और ओजोन लेयर से ये बड़ा रिलेटेड मामला है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर वाकई ओजोन लेयर में शगाफ पड़ता है तो ये बहुत सारी जहरीली एलिमेंट्स को दुनिया में आने देगा बराह रास्त। ये फिल्टर, ये आपके लिए जो अल्लाह ताला ने एक खुसूसी निजाम बनाया है, वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद
بعد इंसानी जिंदगी का पनपना या प्रोग्रेस करना यकीनन नामुमकिन है। आज हमारे साथ मौजूद है मसूद लोहार साहब, जो कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के हवाले से काम करते हैं, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के बानी हैं, अर्बन इकोसिस्टम, अर्बन वेटलैंड्स एंड द सिटीजंस क्लाइमेट एक्शन, ये तमाम वो इनिशिएटिव्स हैं जिसमें ये बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मसूद साहब, मुझे बताइए, आए दिन हमारा स्मार्टफोन हमें कहता है कि एयर क्वालिटी हमारे शहरों की इस काबिल नहीं है, तो ये जो शगाफ का जिक्र किया जाता है इसके बारे में लोगों को आगाह कीजिए। एंड यू नो व्हाट इज द, हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वफाकी हुकूमत है, इस बारे में क्या कर रही है, क्या सोच रही है? देखिए, ओजोन लेयर का जो इशू है वो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो आज की डेट 16 सितंबर 1987 में शायद साइन हुआ था, जिसकी वजह से हम ओजोन लेयर डे मनाते हैं जी। तो उसमें ये सारे सिग्नेटरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने ये रियलाइज किया कि चूंकि फॉसिल फ्यूल्स की इमिशन और बाकी काफी वजूहात की वजह से ओजोन लेयर जो है वो उसमें शगाफ हो चुका है जी। अब वो शगाफ रिपेयर हो तो अलग चीज है, लेकिन ये कि वो और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि जितना वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, एक तो ये कि अल्ट्रा वायलेट इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ेंगे, दूसरा ये होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू होंगे, आर्कटिक जो हमारा है वहां पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू होंगे, तो समंदरों की सतह बढ़ जाएगी। तो टोटल ये हर तरह से रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से जी। जैसे हम अपने पिछले दिनों जब पाकिस्तान में भी शदीद बारिशों और सैलाब के हवाले से बात हो रही थी, तो आपने मुख्तलिफ ट्वीट्स पढ़ी होंगी कि पाकिस्तान के नॉर्थ में 7000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं जो बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, और इस वक्त जो नुकसान हम माहौलियात को कर चुके हैं उसमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में से 1.2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ है, और उसके बाद ही ये खतरनाक असरात हम देख रहे हैं कि चाइना में शदीद तरीन कहत साली है, पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों का सिलसिला है, आज भी कराची में ओवरकास्ट है। मुझे बताइए कि क्या जिस किस्म की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक यूनाइटेड सोसाइटल लेवल या गवर्नमेंट लेवल एक्शन से ही कुछ तब्दीली आ सकती है, या इंडिविजुअल्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी अपने रवैयों में कुछ तब्दीली करके बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, जो हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे हम हैं, हम तो अल्लाह ताला पानी भेज रहा है और पानी की वजह से डूब के मर रहे हैं। हालांकि यही पानी कैपिटलाइज किया जा सकता है, यही पानी सेव किया जा सकता है, अर्बन वेटलैंड्स बनाई जा सकती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे ये है कि हम जितना एनर्जी एफिशिएंसी के तरफ जाएं, फॉर एग्जांपल हमारे घर एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, हमारे घरों में, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान में वेस्टर्नाइजेशन ऑफ हाउसिंग हुई है, कि घरों का कंस्ट्रक्शन का मैकेनिज्म वो बनाया गया है जो यूरोप और बाकी जगहों के लिए है, कि सर्दी में ठंडे और गर्मी में गर्म, मतलब हमारा जो हाउसिंग मैकेनिज्म है, तो एयर कंडीशनिंग के बगैर रह नहीं सकते, ये तरीका ही गलत है। आप लाइट्स के बगैर नहीं रह सकते, यानी इट्स क्रिमिनल फॉर अ कंट्री लाइक अस जिसको इतनी अल्लाह ताला सूरज और सूरज की रोशनी देता है कि हमारे घरों में अब अंधेरा है अगर हम बल्ब ना जलाएं। एग्जैक्टली, तो एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है ना। अच्छा, ये इसमें मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा बिल्डर, शॉर्ट टर्म गेन लेनी है, पैसे कमाने हैं, अब्बड़ तब्बड़ करनी है। हालांकि अभी भी वो घर मौजूद हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, जो 19th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में बने और अभी भी एनर्जी एफिशिएंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूं, प्रिंस करीम आगा खान के दादा का घर जो है झिरक में है, वो अभी भी मौजूद है, आगा खान का घर, वो आप जाके देखें, एनर्जी एफिशिएंट है। उसकी दीवार मोटी है, उसमें वेंट कैचर लगा हुआ है, उसमें अभी भी वो पुराना जो पंखा है वो लगा हुआ है, और एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो लाजमी करार दी जाए बिल्डर्स के ऊपर कि भाई मुझे अच्छी तरह याद है, माय दादा यूज्ड टू ओन अ बिल्डिंग, और वो कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग थी, ब्रिटिशर्स की बनाई हुई बिल्डिंग थी इन ओल्ड कराची, और उसके हर कमरे में 3 छोटी बालकनीज थी और किसी कमरे में पंखा या एसी की जरूरत नहीं थी। वही आपकी वाली बात कि विंड कैचर्स मौजूद थे, रोशनी बेपनाह थी। इसके अलावा यकीनन जिस तरह पाकिस्तान का और कराची का एटमॉस्फेयर खराब हुआ तो हमने कहा कि पोल्यूशन भी उतनी आती है, बिकॉज 3 बालकनी से फिर मिट्टी और हवा भी अंदर आई थी। मगर सवाल ये है कि इस वक्त जो हम एनर्जी एफिशिएंट घर नहीं बना रहे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, खुसूसन जो मुझे तो लगता है कि जो आपने बात की है कि ये अर्बनाइजेशन अब हमारे देही इलाकों में भी चली गई है। अर्थक्वेक के बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स किस तरह यानी उन्होंने एक तरह से हद से तजावुज ही किया हुआ था, तभी इतना हमें नुकसान उठाना पड़ा है। डू यू थिंक वी विल लर्न फ्रॉम दिस डिजास्टर? नो, वी वोंट, क्योंकि मैं आपको मिसाल देता हूँ।
2009 میں ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کی سپورٹ سے اس وقت میں اقوام متحدہ کے ادارے کے ایک پروگرام کا ہیڈ تھا، تو ہم نے انرجی ایفیشینٹ گھر بنائے. ہم نے ایک ماڈل ڈیولپ کیا جس کا ہم نے نام رکھا بے نظیر ماڈل، کیونکہ 2007 میں پرفیکٹ کیا اور اس وقت بے نظیر شہید ہوئی تو بے نظیر کے نام پہ ہم نے بے نظیر ماڈل رکھا. وہ 400 گھروں کی ابھی لاسٹ ویک میں اسسمنٹ کر کے آیا ہوں 14 ایئرز کے بعد، 14 سالوں کے بعد. 22 ڈگری کا ڈفرنس تھا. اور میرے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ کی ٹیم بھی تھی، سہیل بشیر صاحب تھے میرے ساتھ، اور انہوں نے خود وٹنس کیا، خود چیک کیا کہ 22 ڈگری کا ڈفرنس آپ نے اچیو کیا 14 ایئرز تک یہ گھر بنے. کسی نے اس کو ریپلیکیٹ کیوں نہیں کیا؟ ہم نہیں کریں گے. اچھا، اور جو آپ کا ایکسپیرینس ہے یہ تو چلیں گورنمنٹ لیول پہ یا ڈیولپمنٹ جو پروگرام انیشیٹوز اس طرح کے ہوتے ہیں، جو اس بلڈر کمیونٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا ان کو تھرو کمیونٹی پریشر، یعنی جو ہر شخص کی خواہش ہے اپنا گھر بنانا لیکن وہ سٹینڈرڈز اگر نہیں ہیں تو کیا ہم ایز اے سوسائٹی، ایز اے کمیونٹی ان کو باور نہیں کرا سکتے کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یا ایفیشینٹ سٹینڈرڈز کو اپنائیں؟ دیکھیں، ایک ایلیٹ ہے پاکستان کی جس میں بلڈرز بھی آتے ہیں، جس میں انڈسٹریلسٹ بھی آتے ہیں، جس میں سیاستدان بھی آتے ہیں، جس میں افسر بھی آ جاتے ہیں. وہ ڈیول سٹیزنز ہیں. وہ ان کو رہنا کہیں اور ہے، ان کو ویکیشن بھی کہیں اور کرنے کی جانی ہے، ان کو بیچ بھی انجوائے کرنے کے جانا ہے تو بھی کہیں اور جائیں گے، ان کے بچے بھی کہیں اور پڑھیں گے. تو ان لوگوں کو آپ کچھ بھی کر لیں وہ کبھی بھی اس ملک کے لیے نہیں کریں گے. نہیں ہوگا. I'm sorry, میں ڈس اپوائنٹڈ نہیں کریں گے. So this is almost like an African model. افریقہ میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے جو ایلیٹس جو بہت سارے ریسورسز پہ قابض ہیں بائی ڈیفالٹ بائی لیڈرشپ، ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے بچے ان کے پاس کیونکہ وسائل ہے وہ باہر رہتے ہیں اور اس جگہ کو صرف اور صرف مزید منافع کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سو اگر ہم ماحول پہ اور اس طرح نظر ثانی نہیں کریں گے اپنے اعتبار پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں مسعود صاحب کہ آنے والے دنوں میں ابھی تو ہم صرف معیشت کو رو رہے ہیں، ہم صرف آٹا، چینی، چاول نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ ماحولیاتی پرابلمز اور مزید کس طرح ملٹیپلائی ہوں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے کمنگ 2 ایئرز بہت خطرناک ہے، کیونکہ چائنا میں 1865 کے بعد پہلی دفعہ ینگزی ریور جو ان کی ہے وہ ڈرائی ہو رہی ہے جی، اور اتنا زیادہ ڈرائی نہیں ہوئی. تو ہمالیاز کے اس طرف پرسپیٹیشن ڈراؤٹ ہے اور اس طرف ہمالیاز کے اس طرف اس کو کہتے ہیں پرسپیٹیشن شفٹ. تو یہ جو شفٹ ہے یہ کب تک چلے گا یو نیور نو. یہ 10 سال چلے گا، 20 سال چلے گا، کیونکہ یہ تو انڈس ویلی کنٹری ہے. اور یہ جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا تو وہ صدیاں پہلے ہوا تھا، ہمیں نہیں پتا اس وقت کوئی شک. میرا خیال ہے کہ یہ میری پرسنل ہائپوتھیسس ہے، maybe I'm wrong. I think it was 10,000 years ago. 10,000 years ago. تو اس وقت کا کوئی انسان ہمیں بتا نہیں سکتا کہ ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ. بالکل صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مسعود صاحب کہ the next 2 years what does the government need to do؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ میک شور کرے کہ ہمارے پاس کھانے کا غلہ جو ہے وہ پورے ملک کے لیے موجود رہے، کیونکہ ہماری قوم تو وہ قوم ہے جو پیناڈول کی گولی بھی مہنگی کر کے بیچتی ہے نا. ہم تو ذخیرہ اندوز قوم ہے. تو اگر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 2 یا 3 مہینے کے بعد نومبر آنورڈز آٹے کا بحران شروع ہوا، تو گورنمنٹ کو امیڈیٹ بیسس پہ صرف خوراک کی کا انشور کرنا چاہیے کہ خوراک ہو. اور اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ابھی یہ پرائم منسٹر کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، بلاول بھٹو صاحب کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، میں ٹیکنیکل آدمی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ خوراک کا بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے، بہت بڑا. کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن خوراک خریدنے کے لیے خوراک موجود نہیں ہوتی. پیسے مطلب آپ کے پاس اپنے پیسے، مطلب جیسے میرے پاس پیسے ہیں لیکن میں نہیں دے سکتا. جو غریب ہے وہ تو غریب ہے. جی بالکل. لیکن چونکہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے، آپ کیا خوراک امپورٹ کریں گے؟ آپ ایگریکلچر کنٹری ہے. شیم آن اس کہ ہم انڈس ریور کی ویلی میں رہتے ہیں اور ہم اپنی ایگریکلچر جو ہے پوری نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ڈوب رہے ہیں. صحیح صحیح. آئی مین دیز آر ویری کنسرننگ فیکٹس جس کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب فار ڈرائنگ آور اٹینشن. یعنی یہ دن جو منائے جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ بس ایک UN کا گیزٹڈ ہے، اس کے اوپر سیمینار ہوں گے، لوگ بات کریں گے، لیکن یہ کس طرح، اور اب تو میرے خیال میں کسی کے ذہن میں شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ کس طرح یہ ہماری زندگیوں کو، ایوری ڈے لائف کو امپیکٹ کر رہے ہیں اور ہماری سیفٹی، ہماری ایگزسٹنس اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ذرا اس کے بارے میں سوچیے. لیتے ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.